सर रिकॉर्डिंग जूम की रिकॉर्डिंग नहीं बंद करेगा। नहीं बंद कर चलने दो। चलिए जी, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्विक रिकैप। हमने मेमोरेंडम में पढ़ा था ये 5 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, स्टेटस ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, गारंटी लिमिटेड है, और 5वीं चीज़ हमने पढ़ी थी शेयर कैपिटल। फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस होगा। जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मेमोरेंडम है तो उसमें लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। गारंटी लिमिटेड का है तो उसमें क्या होगा? गारंटी होगी जो मेंबर्स देंगे। फिर हमने पढ़ा था मेंबर जो लायबिलिटी जो अग्री करेंगे कि वो जो उनकी गारंटी होगी और जो अमाउंट अग्री करेंगे वो ड्यूरिंग द मेंबरशिप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वाइंडिंग अप हो जाए तो मेंबरशिप खत्म होने के बाद भी 1 साल तक रिस्पॉन्सिबल होंगे। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को उसकी मेंबरशिप खत्म हो रही है, मतलब वो जा रहा है, अपनी मेंबरशिप खत्म कर रहा है कंपनी से, 31 दिसंबर तक वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अभी जो 1 साल बाद तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो किन चीज़ों के लिए रहेगा? नंबर 1, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। अगर वाइंडिंग अप हो जाए इस दौरान तो रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो डेट्स एंड लायबिलिटीज की जो कब इंकर हुई हैं, जब वो मेंबर था। अगर उसके बाद इंकर हुई हैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल से इसको चीज़ें समझा दी थी। फिर हमने बोला था ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। मैंने एक बड़ा रूल ऑफ थंब बताया था कि ऑल्ट्रेशन क्या होगी, और मेमोरेंडम में जो चीज़ें मेमोरेंडम के अंदर आ रही हैं अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हो गई तो ऑल्ट्रेशन होगी। नेम चेंज हो गया तो ऑल्ट्रेशन, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया तो ऑल्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हो गया तो ऑल्ट्रेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी मेमोरेंडम के अंदर कि रजिस्टर्ड ऑफिस का वो प्रोविंस बोलता है। बताओ प्रोविंस बताओ, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ये बताओ, या वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो बताओ। अगर आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं तो इट मीन्स ये विद इन प्रोविंस है, तो इसमें आपको मेमोरेंडम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल रिमेन्स इन द मेमोरेंडम। तो इसका मतलब इसमें जो है ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास नहीं होगा। मैंने एक चार्ट बनाया था यार, इन लोगों ने तस्वीर इन लोगों ने खींची हुई है, उसकी कॉपी नहीं किया। मैंने पूरा चार्ट में बताया था कि कौन सा चेंज होगा तो क्या प्रोसेस होगा, वो तस्वीर इनसे ले लेना। सही है। मैंने कहा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी से लिमिटेड लायबिलिटी अगर हो रही है आपकी, इसमें चेंज आ रहा है, लिमिटेड से अनलिमिटेड हो रही है। ये जो चेंज है, ये वाला चेंज जो है आप लोगों के कोर्स सिलेबस में कवर नहीं आगे जाएगा। इसकी ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड आपके पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा। फिर आया ऑथराइज कैपिटल का चेंज होना। ऑथराइज कैपिटल अगर आपका चेंज हो रहा है तो ये अगले वाले चैप्टर में कवर होगा, इसके रिलेटेड कोई बात नहीं है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। फिर हम बचा क्या? नेम, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नेम का हम पीछे क्लास में पढ़ चुके थे आप उस दिन। चेंज ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन चेंज पढ़ा था। चेंज को हम पीछे से पढ़ चुके हैं। चेंज में क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सही है, और रजिस्टर्ड से अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल कब नहीं लेंगे? जब प्राइवेट से पब्लिक हो रही हो, इस तरह की कन्वर्जन हो रही हो तो नहीं लेंगे, सही है। अच्छा, फिर कौन सा बचा? 2 बच गए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में उसने इस जो पैराग्राफ ऑल्ट्रेशन के पैराग्राफ में, ऑल्ट्रेशन के सेक्शन में बताया क्या करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो आप क्या करेंगे? कमीशन से अप्रूवल नहीं लेंगे। कब तक कंफर्म नहीं हो, जब तक कमीशन जो है पिटीशन पे वो ना कर दे, उसको कंफर्म ना कर दे, और वो पिटीशन जो पिटीशन कह रहा हूँ सॉरी, ऑर्डर ना दे दे कंफर्मेशन का। वो ऑर्डर आपके पास आएगा। ऑर्डर जो है अलॉन्ग विद द ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम जो है वो रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे। वो तस्वीर इनसे लाजमी ले लेना, और तस्वीर जो है तुम अपने रजिस्टर में बनाना, वो तुम्हें पूरा उसका स्केच क्लियर हो जाएगा, सही है। इन बच्चों से किसी से ले लेना, इससे ले लेना, अब्दुल्ला से, बाकी तो आज आई नहीं।
अब आप पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल सेक्शन 35। इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्या इफेक्ट क्या होगा ऑल्ट्रेशन का? ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज हुआ है तो क्या इफेक्ट होगा, और इसके अंदर पढ़ते हैं। No member of the company shall be bound by an alteration made in the memorandum or articles after the date on which he becomes a member। सही है। आफ्टर द क्या लाइन का मतलब है मैं समझाता हूँ। इफ सच ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्स हिम टू, वो कह रहा है कि कोई भी ऑल्ट्रेशन से आप किसी भी मेंबर को बाउंड नहीं कर सकते अगर वो ऑल्ट्रेशन आपसे क्या करवाना चाह रही है। ये तीन बातें आओ एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 में क्या कह रहा है? नंबर 1 में कह रहा है टेक और सब्सक्राइब मोर शेयर्स देन द नंबर हेल्ड बाय हिम एट द डेट ऑन विच द ऑल्ट्रेशन इज मेड। मिसाल के तौर पे मेंबर के पास थे प्रीवियसली कितने थे, उसके बाद 10,000 थे। अब आप बोल रहे हैं कि यार तुम ना 10,000 के बजाय तुम 15,000 शेयर कर लो, अपने 5,000 और ले लो, तो ये उससे आप जोर ज़बरदस्ती के तौर पे नहीं करा सकते। सही है, कोई भी ऐसी ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। अगेन ये जो इंक्रीज इन कैपिटल है ये आगे के सेक्शन में कवर होता है, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। इंक्रीज करते हैं जो सारे मेंबर को पहले ऑफर करते हैं, मेंबर की मर्जी होती है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो डिक्लाइन करे। अगर कोई डिक्लाइन कर देता है तो आप रिमेनिंग मेंबर्स में उसको ऑफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं ऑफर करते हैं। अगर कोई ले ले तो सही है, कोई ना ले तो वो आपको कैंसिल करने पड़ता है। सही है, ये आप लोग इंशाल्लाह C-FAB में पढ़ेंगे अब्दुल्ला। फिर क्या कह रहे हैं? इन एनी वे इंक्रीजेस लायबिलिटी एट द डेट टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल। मतलब इसके अलावा कोई और तरीके से आप बोले भाई यार तुम ये कर दो, कैश के बदले वो जो है कोई इन काइंड ले लो, कोई भी किसी भी और तरीके से आप उसकी लायबिलिटी को इंक्रीज करें। आप बोले यार पहले तुम्हारी लायबिलिटी थी 10,000 रुपीज़ तक पेड अप कैपिटल के हिसाब से, अब तुम 12,000 कर लो, किसी भी और मद में। एक तो नंबर 1 उसने स्पेसिफाई कर दिया शेयर कैपिटल बढ़ा के आप उसकी लायबिलिटी बढ़ाना चाहो, ये भी मना है। उसने स्पेसिफाई कर दिया कि लोग कहीं जुगाड़ ना ले आए कोई, वो कह रहा है किसी भी और तरीके से भी आप करना चाहें तो भी मना है। अदरवाइज टू पे मनी टू द कंपनी, या इन दोनों के अलावा भी कोई तरीका बोले, आप बोले तुम पैसे दे दो कंपनी को, लोन के जरिए दो, किसी और वे में कंट्रीब्यूट करो, जबरदस्ती करें भाई कंपनी को जरूरत है दो ना यार, अब तुम भी तो मेंबर हो। नहीं, आप इस तरह उसको नहीं कह सकते कि किसी भी फॉर्म में वो आपको पैसा दे, आप उसको नहीं कह सकते। सही है। और दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई फॉर द मेंबर अग्रीज इन राइटिंग टू बाइंड देमसेल्फ ईदर बिफोर और आफ्टर द ऑल्टरेशन। अगर वो अग्री कर जाए, मेंबर बोले सही यार कोई बात नहीं, मैं अग्री करता हूँ, कंपनी को जरूरत है, मेरा पैसा बहुत है, मैं देने को राजी हूँ, तो फिर आप फिर जो है वो कर सकते हैं, फिर जो है वो अपने आप को बाइंड कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। इस सेक्शन को यहाँ से ज़रा जोर से पढ़ो, ब्रैकेट को हटा के, आफ्टर डेट ऑन विच बिकम्स अ मेंबर को हटा के इस पूरे सेक्शन को जोर से पढ़ो। Effect of alteration in memorandum or articles. सही है। Member of the company shall be bound by an alteration made in the memorandum or article. कोई भी मेंबर किसी भी ऑल्ट्रेशन से आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। किस चीज में पढ़ो? If such alteration requires him to सही है, take or subscribe for more shares than the number held by him at the date on which the alteration is made. सही है। जैसे कि जिस दिन ऑल्ट्रेशन हुई उसके पास कितने शेयर थे? 10,000। अब आप ऑल्ट्रेशन करके कह रहे हो हमने भाई लायबिलिटी बढ़ा दी, अब तुम्हारे 15,000 शेयर तुम्हें खरीदने हैं, सही है, 5,000 डिफरेंशियल खरीद लो जल्दी से, नहीं कर सकते। नंबर 2, In any way increases his liability as at date that to contribute to the share capital of. एट द डेट मतलब ऑल्ट्रेशन की डेट पे आप उसको बोलो कि किसी भी और तरीके से कि तुम्हारी लायबिलिटी हमने बढ़ा दी, मुबारक हो। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते, लॉ कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? Otherwise to pay money to the company. अदरवाइज किसी भी और फॉर्म में आप कहें यार पैसे दे दो, लोन दे दो, कर्ज दे दो, सबका खैरात दे दो, ज़कात दे दो, नहीं, कोई भी मद में पैसे नहीं ले सकते। अब्दुल्ला जाग रहे हो ना? 1 घंटा ही समय सिर्फ बैठना है क्लास में, अटेंटिव बैठो। This section shall not apply where the member agrees in writing to bind themselves either before or alter the alteration बिफोर आफ्टर द ऑल्ट्रेशन। or after. सही है। अगर मेंबर खुद अग्री कर जाए, अब्दुल्ला बोल रहा है सही है मेरा पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है भाई, जितना चाहिए ले लो, तो फिर अब्दुल्ला अपने आप को बाइंड कर सकता है। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने स्किप करी है, आफ्टर द डेट ऑन विच ही बिकम अ मेंबर। देखो मिसाल के तौर पे
डेट ऑफ एडमिशन, और डेट ऑफ एडमिशन मतलब डेट ऑफ मेंबर एडमिशन एज अ मेंबर यासिर की है और अब्दुल्ला की। यासिर और अब्दुल्ला। यासिर आए हैं जून 22 में और अब्दुल्ला आए हैं फरवरी कर लो, फरवरी 22 में। सही है। अब देखो ये यहाँ है, अगर कोई ऑल्ट्रेशन होती है जब मार्च 2022 में, तो लॉ कहता है मार्च 2022 में जो हो रही है, इससे आप किसको बाउंड नहीं कर सकते? अब्दुल्ला को नहीं कर सकते, यासिर को नहीं कर सकते, अब्दुल्ला को नहीं कर सकते, क्योंकि जब अब्दुल्ला मेंबर बना था तो ये चीज़ नहीं थी। आप अब्दुल्ला को इससे तीनों चीज़ों के जरिए बाइंड नहीं कर सकते। अब आया सवाल ये, अब मार्च खत्म हो गया, अप्रैल आया, सही है, मई आया, जून आया। अब ये ऑल्ट्रेशन इसके बाद थोड़ी हुई यासिर के, तो यासिर के आने से पहले ये चीज़ मौजूद थी ना, वो बोले लॉ बोल रहा भाई तुम आर्टिकल पढ़ लेते, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम्हें इतना कंट्री, तुम्हारे इतना पेड कैपिटल होना चाहिए, इतनी चीज़ होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, तो आते ही नहीं तुम मेंबरशिप में। ये जो तुम तुम्हारे आने से पहले हुई है, इसके लिए तुम भी बाइंड हो और तुम्हारे आगे तक जितने भी मेंबर जाएंगे वो बाउंड है उसमें। अभी एक सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, इसमें वो कहेगा कि मेंबर के आने से पहले जो भी है, उसके जब वो आया है उस वक्त जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ था वो उसको बाइंड करेगा, उसके लीगल ईयर्स को भी बाइंड करेगा। अगर उसकी डेथ हो जाए, उसकी सक्सेशन की कहानी आ जाए। समझ में आया अब्दुल्ला? इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड बाय एन ऑल्ट्रेशन मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल आफ्टर द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ मेंबर। उसके बाद उसको आप किसी भी तरह से बाइंड नहीं कर सकते इन चीज़ों से। इस सेक्शन को पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यार तुम पिछली कल की क्लास से पहले तुम इसकी किसी को क्लास लो, जो कल वाली क्लास की ना, वरना तुम्हारा चैप्टर ज़ाया हो जाएगा। तुम जाओ एडमिन के पास, एडमिन को बोलो सर ने बोला है कि मुझे कल की क्लास दे दे, मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ, मैं पूरी क्लास लेता हुआ आ रहा हूँ, एक मुझसे मिस हो गई थी, और बोलो आप लोगों की गलती कैसे मिस हुई थी, आप लोगों ने एक दिन पहले मुझे बुलाया फार कर दिया था, उसने मैंने क्लास नहीं रखी थी, इन्होंने गलत बुलाया, मुझसे बगैर पूछे क्लास रखी थी ट्यूसडे वाली, मैंने मना कर दिया था इनको पहले ही। सेक्शन पढ़ लो। मुझे तो 11 बजे पता चला कि मेरी क्लास भी हो गई। पढ़ लिया तरीके से पढ़ो बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है ये चीज़ों का। पढ़ लो, कोई सवाल है तो पूछो। इस घड़ी के साथ 10:30 होंगे तो हम क्लास ऑफ कर देंगे। सही है, सही है ना अब्दुल्ला? नहीं, इस घड़ी के जब 10:30 हो जाएंगे तो हम क्लास ऑफ कर देंगे। सही है, उतार के कर दूँ? हाँ, ये 9:30 बजे भी आप नहीं उठ रहे, थोड़ा मसला हो गया था यार। तुम्हारे पास नोट्स अभी तक क्यों नहीं है? तुम एडमिन को जाके बोलो ना। अच्छा चलो, अभी शेयरिंग करो। अच्छा ये अपना जल्दी से सेक्शन 35 पढ़ो, पहले ही सेक्शन पढ़ाया मैं, जल्दी से सेक्शन 35 पढ़ो, जल्दी से। मैं एक दफ़ा रिवाइज कराऊंगा, इसको जल्दी से पढ़ो 35, बाकी बच्चे पढ़ चुके हैं। पढ़ने दो उसको, जल्दी से पढ़ो बेटा। पढ़ने दो उसको, एक सेकंड पढ़ने दो बेटा, तो मैं समझा रहा हूँ, फिर कर लेना। पढ़ के बताओ मुझे, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। पढ़ लिया? देखो वो कह रहा है, तुमने लास्ट क्लास मेरे साथ ऑल्ट्रेशन हमने पढ़ी थी। वो कह रहा है कोई भी ऑल्ट्रेशन आप करेंगे तो किसी भी, सब बच्चों के लिए ये सब सुने, कोई भी ऑल्ट्रेशन आप करेंगे तो आप किसी मेंबर को उस ऑल्ट्रेशन से बाइंड नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं कि वो ऑल्ट्रेशन के जरिए
आप क्या करें, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज करें, उसको बोले उसके शेयर को इंक्रीज करें। पहले उसके बाद 10,000 थे, आप बोले अब देखो तुम्हारे शेयर्स 15,000 हो गए, अब तुम्हें 5,000 और लेने पड़ेंगे। लॉ कहता है आप ये नहीं कर सकते उससे जबरदस्ती। नंबर 2 में कह रहा है कि किसी भी मद में आप उसकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दें, किसी और वे में बोले कि यार आप लायबिलिटी इंक्रीज कर दो अपनी, इसके अलावा। तो ये नंबर 3 में कह रहा है कि आप उसको बोलेंगे पैसा दो कंपनी को किसी भी फॉर्म में, सदका दे दो, ज़कात दे दो, खैरात दे दो, कंपनी डूब रही है, लोन दे दो, कुछ भी दे दो। लॉ कह रहा है ऐसा नहीं कर सकते। कब तक? जब तक वो बंदा अपने आप खुद जो है अग्री ना कर ले कि वो बाइंड हो रहा है। आप जो है मेंबर है, आप राइटिंग में लिख के हाँ मैं अग्री करता हूँ कि मैं मजीद शेयर खरीदूंगा, हाँ मैं अग्री करता हूँ कि अपनी लायबिलिटी बढ़वा लूंगा, हाँ मैं अग्री करता हूँ कि कंपनी को पैसे दे दूंगा, तो आपको बाइंड कर सकता है वो आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन के जरिए। लेकिन अगर आपने अग्री नहीं किया तो आपको बाइंड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ऑल्ट्रेशन के जरिए हमने कहा कि हर मेंबर की 20% लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप तीनों मेंबर है, यासिर कह रहा है सही है मेरा पैसा बहुत है मैं अग्री कर रहा हूँ, आपने कहा नहीं यार मैंने तो अभी कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, अब्दुल्ला कह रहा है मैं अग्री कर रहा हूँ, तो ये दोनों फिर बाद में आपको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी अग्री करो जो हमने अग्री कर दिया। लॉ आपको ये गुंजाइश देता है कि आपकी मर्जी है, चाहो तो अग्री करो, चाहो तो ना करो। सही है। अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी हुई ब्रैकेट के अंदर कि वो अल्ट्रेशन के जरिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते जो उस बंदे के मेंबर बनने के बाद हुई हो। देखो ये मैंने एक एग्जांपल इसके अंदर बताई, डेट ऑफ एडमिशन एज अ मेंबर, यासिर आया जून 2022 को, अब्दुल्ला आया फरवरी 2022 को, ऑल्ट्रेशन हो रही है मार्च 2022 को। तो ये ऑल्ट्रेशन के जरिए हम किसको फोर्स नहीं कर सकते? अब्दुल्ला को नहीं कर सकते। क्यों? गैरो बना हुआ है ना? यस सर, सो रहा है ये भी। क्यों? गैरो बना हुआ है। क्यों गैरो बना हुआ? कह रहा है यस सर। फरवरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फरवरी, क्योंकि जब ये ऑल्ट्रेशन हुई थी तो ये ऑलरेडी मेंबर था। आफ्टर द डेट ऑफ हिज मेंबरशिप आप उसको नहीं कर सकते। यासिर चूंकि अभी आया ही नहीं है, जब ये जून आएगा, जब ये आएगा तो ये सारी चीजें जो भी ऑल्ट्रेशन इस आर्टिकल के अंदर हो चुकी है तो उससे पहले से हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके लिए बाउंड होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40 बहुत ही सिंपल सा है, कह रहा है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। मतलब क्या है कि जो भी ऑल्ट्रेशन होगी वो आप जो है उसके अंदर चेंजेस कर देंगे। ये ना हो कि पुरानी चीज़ें ही चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, लॉ में चेंज आए, हम क्या करते हैं, पुराना किताब तो नहीं पढ़ाते ना, चेंजेस करके फिर नई किताब पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो ये कह रहा भाई नई बना लेना और नई ही आगे किसी को देना। When alteration is made in the memorandum or articles of a company, every copy of the memorandum or article issued after the date of the alteration। तो ये जो भी आप कॉपी दे रहे हैं तो पुरानी वाली दे रहे हैं ताकि वो कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये शाल कंफर्म टू द मेमोरेंडम और आर्टिकल सो ऑल्टर्ड। मतलब जो भी आप कॉपी इशू करेंगे, कंफर्म का मतलब होता है कि वो मैच करनी चाहिए जो भी आफ्टर ऑल्ट्रेशन वाले आर्टिकल्स हैं उससे। क्लियर है? सिंपल सेक्शन था। किसी भी आपको इसमें इस सेक्शन में से इतना ही पता होना चाहिए कि जो भी आप इशू करें कॉपी आफ्टर ऑल्ट्रेशन वो नई वाली होनी चाहिए। वो ऑल्ट्रेशन के पोस्ट ऑल्ट्रेशन जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। ये जो ऑल्ट्रेशन की जो भी चेंजेस हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। पोस्ट ऑल्ट्रेशन नहीं, ऑल्ट्रेशन की चेंजेस। क्लियर है? यासिर, अब्दुल्ला, तुम्हारा नाम क्या था भूल गया मैं, हसीब। आप कह रहे हैं सेक्शन 16 में रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगेन दिस इज अ सिंपल सेक्शन। जो है सिर्फ आप लोगों को इसका करेक्ट पता होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि आप लोग उसको रट्टू तोतों की तरह रट लें, क्योंकि पढ़ेंगे आपको खुद आइडिया होगा। इट इज अ सिंपल सेक्शन। कह रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शैल बी फाइल्ड विद द रेसाई। तो हम बचपन से पढ़ लिया था हमने, तो ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या होता है, नेम रिजर्व होता है। कितने दिनों के लिए होता है? 60 डेज के लिए। उन 60 डेज में क्या करना होता है आपको? 60 डेज में क्या करना होता है उसमें तुम बता दो? मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना होता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के आपको जो है रजिस्ट्रार को देना होता है। तो ये रजिस्ट्रार क्या करेगा? चेक करेगा और चेक करके देखेगा कोई डेफिशिएंसी है तो बोलेगा रिमूव करो, डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको जो है कंपनी को रजिस्टर कर देगा और एक सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट क्या कहलाती है अब्दुल्ला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये वाली सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सही है? A declaration of compliance with the requirement of the act in getting the company registered shall be provided to the registrar along with the memorandum। तो ये आप डिक्लेयर करेंगे, एफिडेविट टाइप का दे देंगे कि आई जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसको साइन कर दे। चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं, अभी तो अभी कंपनी नहीं बनी है, सब्सक्राइबर उसको साइन कर देगा। सही है? सब्सक्राइबर को साइन कर देगा कि आई, जैसे मैं सब्सक्राइबर आई सैयद बुरहानुद्दीन हसन कंफर्म दैट एज पर नॉलेज एंड माई as per knowledge all the requirement of this act and rules made thereunder have been complied with। नीचे साइन कर दूंगा in the formation of the company। ठीक है कि मेरी नॉलेज के हिसाब से जो जो चीजें थी मैंने इससे कंप्लाई कर दी इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। असीब क्या सोच रहे हो बेटा?
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई है लगता है आपको, सही है। रजिस्ट्रार शाल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड डेट। भाई तुम चैट तो नहीं पढ़ रहे अपनी, यही देख रहे हो ना, सही है, किसी की भी हो सकती है, टाइम नहीं, डायरेक्ट कॉल करता है। रजिस्ट्रार शाल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर कर लेगा मेमोरेंडम को और आर्टिकल को रजिस्टर कर लेगा इफ इट इज सेटिस्फाइड डेट। क्या सेटिस्फाइड हो? द कंपनी इज बीइंग फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, कोई इलीगल अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं है, लॉफुल काम आपका बिजनेस है। ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, हम शुरू से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से ऑफ दिस चैप्टर। इफ द रजिस्ट्रार, अब वो वाली बात आ रही जो मैंने पहले भी बताई थी, रजिस्ट्रार थिंक्स दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्ररी टू द लॉ, जैसे उसमें लिखा हुआ है एनी डॉक्यूमेंट और एनी मैटर कॉन्ट्ररी मतलब बरक्स है। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 50। उसमें आपने लिखा हुआ है कि हम मैक्सिमम 52 तक जा सकते हैं, आर्टिकल्स में आपने लिख दिया, सही है, टाइपो है ना, नहीं सही, लेकिन ये आपसे हो गया, सही है। क्या ये कॉन्ट्ररी है टू द लॉ? बिल्कुल कॉन्ट्ररी, बरक्स है, वो कह रहा है 50, आप कह रहे 52, तो ये क्या है? कॉन्ट्ररी है। ऐसा केस होगा तो क्या करेगा? आइए आगे पढ़ते हैं। कॉन्ट्ररी टू द लॉ और इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है। विचार के तो मेमोरेंडम में 5 चीजें आती हैं, आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ही स्किप कर दिया, 4 चीजें लिखी हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। तो क्या होगा? नॉट कंप्लीट को आगे डिफाइन कर रहा है, कंप्लीट किस तरह ना हो, या तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो या एरर हो या ओमिशन हो। ये क्या है? ये डिफेक्ट है, एरर है या ओमिशन है? क्या है तीनों में से? ओमिशन है। वेरी गुड। ओमिशन किसे कहते हैं? एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड बट नॉट इंक्लूडेड। यही एरर क्या होता? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपका क्या था? आपका था फूड, आपने लिख दिया सीमेंट, ये क्या है? ये एरर है, डिफेक्ट भी कह सकते हैं इसे, सही है। और इज नॉट प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, हमने पीछे पढ़ा था कि मेमोरेंडम जो है साइन बाय द सब्सक्राइबर और अटैच भी किया हो, तो अटैच क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना होता है कि हाँ मैं इन तीनों को जानता हूँ, सही है। तो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, भूल गए करना। He may require the company to file a revised document or remove deficiencies within a specified period. He may require क्यों लिखा है? शाल क्यों नहीं लिखा? may इस वजह से लिखा हुआ है कि हो सकता है कोई ऐसी आपने जानबूझकर ऐसी हरकत करी है जिससे उसको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि आपकी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कंपनी बना रहे हैं, तो वो आपकी जो रजिस्टर होने से पहले ही आपको कटा देगा। जब ये लिखा है मे, अगर उसको लग रहा नहीं यार गलती हो गई, इनसे जानबूझ के नहीं हुई या लाइलमी में हुई है, तो आपको बोलेगा भाई सही करो, दोबारा जाके जमा कराओ, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। He may require the company to file a revised document or remove deficiency within a specified period. वो कितना भी टाइम ले सकता है, आपको बोल सकता है 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, जितने भी आपको दे वो। If applicant fails to remove the deficiency, registrar may refuse registration of the company. ऐसा नहीं कि आप बदमाशी करें, नहीं मैं तो यही करूंगा और तुम्हें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ कह रहा है आप ऐसा उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर रहे, जो इतनी चेंजेस बोली हैं, तो वो आपको रिफ्यूज कर भी सकता है। If registration of the memorandum is refused, अगर रिफ्यूज हो गई और यासिर को लग रहा है कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमने तो सब कुछ सही दिया था, ये हमें कटा के ये किसी और को सपोर्ट कर रहा है, किसी और को जो है फेवर दे रहा है, हमें इस बिजनेस से निकाल रहा है ताकि हम कंपटीशन में ना आ जाए, तो यासिर के पास क्या रेमेडी है? यासिर के पास रेमेडी है कि द कंपनी में फाइल एन अपील बिफोर द कमीशन विद इन 30 days ऑफ द रिफ्यूजल। सही है। कंपनी की जगह बोल के तो सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन है ना, सब्सक्राइबर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लॉ में कंपनी लिखा हो सब्सक्राइबर में फाइल, कंपनी तो बनी नहीं है ना अभी। द सब्सक्राइबर्स में फाइल एन अपील बिफोर द कमीशन, बिफोर द कमीशन मतलब कमीशन के सामने, विद इन 30 days ऑफ द रिफ्यूजल, 30 दिन के अंदर अंदर रिफ्यूज करने से वो लोग जो है कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द कमीशन ऑन सच अपील शैल बी फाइनल। मिसाल के तौर पे उसने लेटर दिया, लेटर ऑफ रिफ्यूजल, कि भाई मैं आपकी जो है रिफ्यूज कर रहा हूँ ऑन दिस ग्राउंड, और आपको लग रहा है तो ज्यादती हो रही है हमारे साथ, ये हम कैसे फुलफिल करेंगे। तो वो लेटर की डेट थी 1 जनवरी, तो कब तक कर सकते हैं आप? 31 जनवरी तक आप कर सकते हैं, सही है। इसके बाद क्या कहा? रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। पहली क्लास से बता रहा हूँ, मेमोरेंडम आर्टिकल का रजिस्टर होना मतलब कंपनी का रजिस्टर होना। द रजिस्टर इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द अबव मेंशन्ड
above mentioned clauses shall register the company and shall issue a certificate that the company is incorporated. सर्टिफिकेट इशू कर देगा आपको कि सर्टिफिकेट आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा, वो सर्टिफिकेट क्या कहलाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इट इज जस्ट लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा? नेम होता है इसका, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये डेट होती है, सारी चीज़ें होती है, स्टेटस होता है कि कंपनी कौन सी है, तो ये लिखी हुई है इसके अंदर बातें. नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, वेदर इट इज अ लिमिटेड और एन अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है. इसको पढ़ लीजिए एक दफ़ा, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं. तो पानी पिला दो. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो उसको. हसीब पढ़ो, तुम भी पढ़ो. पढ़ लो यार, 1 घंटे की तो क्लास होती है हमारी, घंटा सवा घंटा तो हम पढ़ते हैं. अच्छा, कल की क्लास 12:15 बजे होगी, 12:15 से 1:45. कल हफ्ते में तो होती है ना हमारी क्लास, 1:45. सुबह नहीं रखी, तुम लोग नेस्ती हो, नहीं उठते. क्या बात है, क्या बात है आपकी. हाँ जी, शुक्रिया. पढ़ लिया? आइए अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है, उसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. बिल्कुल. सेशन कौन सा है ये? 16 नहीं 17 28 सेशन आपने एग्जाम में नहीं लिखने, सिर्फ मैंने लिखे हुए. कि कल को आप इसको अगर किताब से पढ़ना चाहें लॉ से, तो आप देख सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ लिखी हुई है, कहाँ है, सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, सर ने सही लिखा गलत लिखा. बिल्कुल. नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखते, नहीं लिखो. इसको क्यों लिखोगे? आई के को देखो कहीं लिखता है सोल्यूशन में? नहीं नहीं, सी फाइनल जरूरत क्या है? आपको वर्डिक्ट थोड़ी दे रहे हैं यार. ये तो जज जब कोई वर्डिक्ट देता है तो बोलता है कि फला फला लॉ के तहत और फला फला सेक्शन के तहत इसके मैं आपको ये सज़ा देता हूँ या आप बरी होते हैं, तो वो तो स्टडी करता है ना केस की यार, लिख के लाता है पूरा फिर अपना वर्डिक्ट. नवाज शरीफ को जो निकाला गया था, उसका जो जजों ने जो उसका जो वर्डिक्ट था वो 200 पेजेस का था. 200 पेजेस का वर्डिक्ट था उसका. कौन कौन सी कहानियाँ उसने लिखी होंगी उसमें. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. The registration of the company has the following effect from the date of incorporation. तो जब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गई, कंपनी बन गई, तो अब आपके राइट्स भी अराइज हो गए, आपकी लायबिलिटी भी यहाँ से अराइज हो गई. सही है. जो पोजीशंस अज्यूम थी वो पोजीशन एक्चुअल हो गई. सही है. मिसाल के तौर पे आपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि यार हमारे जो है ये लोग फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, जो पहले डायरेक्टर. अब वो लिखा हुआ था कि वो होंगे, जिस दिन कंपनी बन गई वो क्या हो गए? डायरेक्टर. सही है. सब्सक्राइबर जो है वो पेड अप कैपिटल के साथ, वो तो पहले भी सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब क्या एक मेंबर की शक्ल में भी आ गए. मेंबर ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्राइबर, लेकिन एक क्या हुआ, उनके एक तरीके से एसिड अराइज हो गया. लॉफुली जिन्होंने इंजेक्ट किया पैसा, उसका एक एसिड अराइज हो गया लॉफुली. सही है. तो इसी तरह आपके राइट्स भी अराइज हो गई, आपकी ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी भी अराइज हो गई. अब आपने किसी बैंक से लोन ले लिया, नहीं रीपे कर पाए, तो आपको पैसा देना है. आपने किसी को सामान बेचा, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, आप उस पर केस करके रिकवर कर सकते हैं.
The subscriber to the memorandum and the subsequent members of the company are a body corporate by the name stated in the certificate of incorporation. ठीक है, वो कह रहा है अब जितने भी ये सब्सक्राइबर थे और इसके बाद जो भी लोग आएंगे ये सब मिलके क्या बन गए। मेंबर में 2 लोग होते हैं, मैं मेंबर की डेफिनेशन बता देता हूँ, मेंबर आगे पढ़ाएगी भी। मेंबर दो तरह से लोग मेंबर बनते हैं। एक नंबर 1 सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सही है। और इसके दूसरा कौन सा होता है, सब्सीक्वेंट शेयर होल्डर। देखो दोनों में फर्क क्या है, क्या इसके पास शेयर्स होते हैं, ये भी शेयर होल्डर है। फर्क सिर्फ उसने मेंबर की डेफिनेशन को 2 हिस्सों में इस वजह से तोड़ा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो इनिशियली कंपनी की फॉर्मेशन में थे, बस इन दोनों में यही फर्क है। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये ताहयात ये लोग ही रहेंगे। के इलेक्ट्रिक 1913 में बनी थी, जो सब्सक्राइबर उसके उस वक्त थे उनके बच्चों के बच्चे भी शायद जिंदा ना हो, लेकिन क्या है कि जो उस वक्त सब्सक्राइबर के मेमोरेंडम में आ रहे थे ना, आज भी उन्हीं के नाम एज ए सब्सक्राइबर आ रहे होंगे, समझे। वो मर गए, उनको मरे भी पता नहीं, हो सकता है 100 साल हो गए हो, लेकिन उनके नाम एज ए सब्सक्राइबर आज भी आ रहे होंगे। आज अगर आप के इलेक्ट्रिक के शेयर खरीदते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कराएंगे, आप भी मेंबर होंगे, लेकिन आप इस कैटेगरी से मेंबर बनेंगे, इस कैटेगरी से नहीं बनेंगे। अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप बनाते हैं कोई कंपनी यासिर लिमिटेड या यासिर फूड्स लिमिटेड, ठीक है, तो आप फॉर्मेशन में थे तो आप सब्सक्राइबर के थ्रू मेंबर हैं। ये दोनों बाद में आ गए शेयर होल्डर के तौर पे। आपने कहा चलो यार मैं अपने मेंबर्स बढ़ाता हूँ, तुम लोग पैसा कंट्रीब्यूट करो, ये लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, आपने इनके अगेंस्ट शेयर इशू कर दिए, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, ये लोग भी मेंबर है लेकिन ये शेयर होल्डर के थ्रू है। क्लियर हुआ? कोई बेनिफिट नहीं है, एक नाम दिया उसने कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में थे, कोई बेनिफिट नहीं है, शेयर होल्डर है वो भी। क्या इनको क्या बेनिफिट हुआ होगा, मर गए, खत्म हुए, कंपनी आज भी मौजूद है, कोई बेसिक ना, उसने कैटेगरी बना दी मेंबर्स की 2। ये तो वन टाइम है, ये तो वन टाइम है, ये आते जाते रहेंगे, ये तो आते जाते। के इलेक्ट्रिक 1913 से लेकर आज तक कितने शेयर होल्डर आए होंगे। आज कोई बंदा शेयर बेच दे, स्टॉक एक्सचेंज में अपने खत्म कर दे, तुम खरीद लो उसके शेयर, तुम बन जाओगे मेंबर। पीर को आप बेच दो, पीर को ये खरीद ले, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो वो कह रहा है कि जैसे ही कंपनी बन गई, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे और जो उसके बाद आने वाले शेयर होल्डर्स थे, ये सारे मिलके एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर गए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। पहले कंपनी नहीं थी ना, रजिस्टर्ड हुआ तो क्या हुआ, एक इदारा बन गया, मजमूए तौर पर एक इदारा बन गया। The body corporate is capable of exercising all the functions of an incorporated company। कि भाई अब वो कोई भी फंक्शन कर सकती है, मतलब क्या, सामान बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लोन ले सकती है, एडवांस दे सकती है, कुछ भी अब कर सकती है। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन ऑन कॉमन सील। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी जो है नेवर डाइज, चलती रहती है। 1913 में जो सब्सक्राइबर को मरे हुए भी 100 साल हो गए, लेकिन आज ही कंपनी आज भी जिंदा है, क्योंकि कंपनी है परपीचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप जो है मेंबर के जाने से या आने से डिसॉल्व होकर दोबारा बनती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कॉमन सील मैंने आपको बताया था, कंपनी की एक कॉमन सील होती है एक लोहे की, वो उसमें नाम एम्बोस हो जाता है, ये वैसी कोई ऐसी खास बात नहीं। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आ रहा है स्टेटेड और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि जो आपने उस वक्त दिया था कि भाई ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। In case of a company having share capital, the subscriber to the memorandum become holders of the initial share। देखो खुद बोल रहा है कि वो होल्डर बनेंगे इनिशियल शेयर्स के, इनिशियल सबसे पहले शेयर होल्डर्स वो लोग कहलाए जाएंगे। सही है। अगेन अभी क्या अभी कंपनी बनी है, शेयर इशू हो गए होंगे? नहीं हुए होंगे। अब यही चीज़ हम आगे पढ़ते हैं, कैसे इशू हुए होंगे। ऐसे थोड़ी आप कागज़ पे लिख के दे देंगे ये आपके शेयर, ऐसा नहीं होता। अभी तो कंपनी बनी है, पैसा उन्होंने अभी तो पैसा भी नहीं दिया उन्होंने। अगर अभी मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जनवरी में प्रोसेस स्टार्ट किया, मार्च में जाके आप बने, तो जनवरी आप फरवरी में थोड़ी पैसा मांगोगे, फरवरी में थोड़ी पैसा मांगोगे इन लोगों से। मिसाल के तौर पे जो 19,000 2,000 5,000 खर्चा भी हो रहा है SEZ की फाइलिंग वगैरह में, तो अपनी जेब से कर दोगे, बाद में वो उसको जो कंपनी से रिकवर कर लोगे। लेकिन यहाँ अगर आपने बोला अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला पैसे दो, कहाँ जमा कराओगे? कंपनी तो बनी नहीं है, कंपनी का बैंक अकाउंट भी नहीं है, क्या करोगे? तो अभी कुछ नहीं लेते, वो बताता है। अगर ले भी लिया एक अलग बात है, मिसाल दे रहा हूँ, तो जनरली जो है आप यहाँ पे नहीं लेते, वो आपको बताता है कब लेना है, क्या लेना है। इनकॉर्पोरेशन यहाँ हो रही है तो यहाँ से कितने दिन है, क्या है, इंशाल्लाह आज ही पढ़ लेंगे हम।
सही, द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रपोज्ड डायरेक्टर्स आर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस। जो प्रपोज थे अब वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो गए। अब डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी आगे इनकॉर्पोरेशन के बाद तो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो ऑफिस गया ही नहीं अभी तक, अभी तो मैं जाऊंगा बैठूंगा, बोलेगा जाऊंगा बैठूंगा, तुम लेटोगे कुछ भी करो, लेकिन तुम चूंकि इनकॉर्पोरेशन हो गई तुम्हारी लायबिलिटी इंकर हो गई। अब तुम जाओ बैठो लेटो सो वहाँ पे या नहीं जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल बातें ही सारी, सही है। अगेन ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए, ऐसा लिखने में एग्जाम में कहीं ऐसा नहीं आएगा कि पूरा सेक्शन रिप्रोड्यूस करना पड़ जाए, लेकिन अगेन समझना आपको। क्योंकि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस फिर भी कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। पढ़ लो इसको, पढ़ लो अब्दुल्ला, क्विकली क्विकली। चैप्टर छोड़ दो, चैप्टर 2 क्लासों का और बाकी है। अच्छा, पढ़ लो, कोई सवाल है तो पूछो। अफेक्ट ऑफ सेक्शन 17 है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल। बेसिकली ये भी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही है नाम उसका, जो सेक्शन ये सेक्शन के दिए हुए नाम है, मेरे अपने नहीं है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल लिखा, हम मेमोरेंडम आर्टिकल लिख लेते हैं। बेसिकली ये भी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। सही है, आइए इसको पढ़ते हैं। ये वो सेक्शन है जो मैं कह रहा था कि पैसे वैसे कब देने क्या है, उसमें बताएगा। द मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल शाल व्हेन रजिस्टर्ड, कब रजिस्टर होता है ये, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है वो। बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय ईच मेंबर। कह रहा है मैं तसव्वुर करूंगा कि ये तुम पे उसी तरह एप्लीकेबल है जैसे तुमने साइन करके अग्री किया हो कि मैं ये सारी चीजें मान रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये एग्जांपल दी कि इलेक्ट्रिक का 1913 का कंपनी बनी है, बहुत दफा आर्टिकल्स चेंज हुआ होगा। फिर लास्ट टाइम मिसाल के तौर पे 2008 में आर्टिकल्स चेंज हुआ, अब बन रहे हैं 2022 में। तो वो बोल रहा है आपका भी इसी तरह तसव्वुर के, जब वो तसव्वुर में ला रहा है, ये नहीं बोल रहा आर्टिकल साइन करो। अब इसके 2 लाख मेंबर है, 2 लाख लोग साइन क्या करेंगे, इतना बड़ा आर्टिकल नहीं होगा जितना साइनिंग के लिए चाहिए होगा, साइन थोड़ी करवाते हो। कह रहा तसव्वुर कर रहा हूं मैं कि ये जो आर्टिकल इस वक्त एग्जिस्ट करता था, जो लास्ट कहीं कभी भी चेंज हुआ, ये जो आर्टिकल इस वक्त जो लेटेस्ट आर्टिकल था ये तुमने साइन किया है। 1913 में किन के लिए अज्यूम कर रहा होगा, सब्सक्राइबर के लिए। उसके बाद जितने भी मेंबर 1913 से लेकर 2022 तक बने, सबके लिए कह रहा है कि जब तक तुम मेंबर हो, मैं ये अज्यूम किया जिस दिन से तुम मेंबर बने और जब तक तुम मेंबर हो, जिस दिन से तुम मेंबर बने मैंने तसव्वुर किया कि तुमने ये आर्टिकल को साइन करके अग्री किया, इसके एक एक क्लॉज पे तुम पाबंद हो। सही है, एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय ईच मेंबर एंड कंटेन्ड अ कॉवेनेंट, कॉवेनेंट कहते हैं क्लॉज को, एंड कंटेन्ड अ क्लॉज ऑन पार्ट ऑफ ईच मेंबर हिज हियर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सही है, तसव्वुर की जगह क्लॉज है उसके अंदर, टू बी बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द एंड ऑफ द आर्टिकल। सही है, हैड बीन साइंड बाय ईच मेंबर एंड कंटेन्ड अ कॉवेनेंट, दोनों असम्पशंस है उसकी। सही है, एज इफ दे रिस्पेक्टिवली, एज इफ दे रिस्पेक्टिवली, तसव्वुर कर रहा है ये साइन किया है, और उसके अंदर एक क्लॉज भी कह रहा है कि तसव्वुर कर रहा हूं मैं है कि तुम्हारे लीगल हेयर्स जो हैं वो सब बाउंड। लीगल कब बाउंड होते हैं, जब आप कोई मेंबर मर जाए, सक्सेशन में आ जाए चीज़, तो जैसे उसने कहा गया मेरे बाद मेरे ये नेक्स्ट ऑफ किन है, तो उस केस में जो है जो शेयर्स उनके ट्रांसफर होंगे, उस केस में अगर वो मेंबर बन जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस सारे आर्टिकल्स से बाउंड हो जाएंगे। क्लियर है।
इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ें। पूरा पढ़ा दिया मैंने, पूछ रहा कौन सा वाला, सेक्शन 17 का पहला पैराग्राफ। क्या हो गया अब्दुल्ला, क्या फायदा तुम्हारा फजर से उठने का, अभी भी सो रहे हो तुम सच्चे तो 80 बजे 9:30 बजे उठ के आ रहा है। बोला नहीं, पढ़ लिया। अब देखो, अब वाली बात आ रही है, ऑल मनी इज पेबल बाय अगेंस्ट द शेयर्स, जो भी आपको शेयर के अगेंस्ट देने थे, सब्सक्राइब शाल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम, किससे डेट है ये, सब्सक्राइबर से, मेंबर से, सही है, एंड बी पेबल इन कैश विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मिसाल के तौर पे आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जनवरी 2022। वो कह रहा है कि आपने जितने भी, अब देखो जो मेमोरेंडम आर्टिकल बना था, मेमोरेंडम में आपने क्या लिखा, ऑथराइज कैपिटल, ये तो ऑथराइज है ना कि हम इतना तक जा सकते हैं। फिर आपने आर्टिकल में क्या लिखा, पेड अप कैपिटल लिखा, क्या पता कितना पेड अप कैपिटल है, सही है। अब उसके पीछे आपने मेमोरेंडम में पढ़ा था कि मेमोरेंडम में आप जो है ये 5 चीज़ों के अलावा आप आखिर में जो है मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर की डिटेल्स देंगे और शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन, याद आ रहा है कुछ धुंधला, तो वो अग्रीड टू बी टेकन है, वो लेने का टाइम आ गया पैसे। पहले आपने अगर उसमें तो कुछ पैसे ले लिए, वो फिर आप कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, मैं कंफ्यूजन में नहीं जा रहा, मैं सिंपल रख रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिए, ये क्योंकि कंपनी बनी ही नहीं थी। अब चूंकि कंपनी बन गई है, अब लॉ आपको बाइंड करता है, लॉ आपको कहता है कि जिस दिन से कंपनी बनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहे या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कुछ भी कहे, लॉ ये वर्ड यूज करता है, आपने भी यही करना है, उस दिन से लेके 30 दिन तक आपने क्या करना है, मतलब 30 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपने दे देना है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे देना है आपने। आगे एक चीज बताएगा, यहाँ से लेके मतलब टोटल यहाँ से लेके 45 डेज तक आपने जो है, मतलब 15 फरवरी अज्यूमिंग एवरी मंथ है 30 डेज, 15 फरवरी तक आपने ऑडिटर की सर्टिफिकेट देनी है। ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा कि ये जो पैसा था ये सारा आ गया इससे पहले, ये अभी लिखा है, आगे पढ़ रहा हूँ मैं, ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा। हम भी ये बनाते रहते हैं फर्गुसन में, अभी मैंने एक बनवाई थी क्लाइंट की, ये हम बना के साइन करके दे देते हैं कि हाँ भाई जो भी पैसा था वो बैंक अकाउंट में कंपनी के आ गया फला तारीख को। अब वो क्या करता है, सर्टिफिकेट हमारी जो है वो जमा करा देता है SCCB को। अब आगे ये लिखा है, पढ़ लेते। इन केस द शेयर मनी इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर यहाँ तक नहीं दिया, मिसाल के तौर पे आप तीनों, इससे ठीक ठाक टिका के सवाल आया था लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में, अब बच्चों की सिटी गुम हो गई थी, 2-3 सेक्शन मिला के उसने सवाल पूछा था, तो मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर से ही वो मुश्किलात डालता है। अभी आप लोग इसके सवाल करेंगे, आप लोगों को अंदाजा होगा कि मुश्किलात होंगी शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह बार बार आगे ये चैप्टर्स करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। तो इस चैप्टर को बड़ा आप लोगों ने केयरफुली समझना है। यहाँ तक आप 3 मेंबर्स थे, यासिर ने पैसे नहीं दिए, तो यासिर का क्या सलूक कर रहा है, लो आओ पढ़ते। द शेयर शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल्ड एंड द नेम ऑफ डेट सब्सक्राइबर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर। अब इसका नाम, यासिर का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा और वो शेयर जितने उसने लेने थे, जो मेमोरेंडम के आखिर में लिखे थे, वो शेयर आपके कैंसिल हो जाएंगे। शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल, तस्वुर किया जाएगा कि वो शेयर कैंसिल हो गए। The receipt of subscription money from the subscriber shall be reported by the company to the registrar। सही है, कैसे रिपोर्ट करेगा, विद इन 45 डेज करेगा। किस तरह करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी विच शैल बी अकम्पनीड, किस तरह करेगा, विच शैल बी अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरीफाइंग द रिसीट ऑफ द मनी सो सब्सक्राइब। 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यहाँ से 45 डेज के अंदर अगर ये कंप्लाइंस उन्होंने 25 जनवरी को कर ली तो भी इसकी तारीख 15 ही रहेगी। सही है, ये विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लाइंस नहीं कह रहा, जो हमने वो NP वाले उसमें पढ़ा था। सही है, वो फ्रॉम द डेट करके, ये आप केयरफुली पढ़ना सीखें लॉगों के, वो डेज कहाँ से काउंट करवा रहा है। पढ़ लो इस सेक्शन को, पूरे को पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1-2 सेक्शन और पढ़ेंगे, क्लास को ऑफ कर देंगे। पढ़ लो 80 बेटा।
शुक्रिया। खत्म होने वाली है अभी 5 मिनट में। पढ़ लिया बच्चों? पढ़ लीजिए। पढ़ लिया कि सही है। और अब ये सेक्शन 36 कर लेगा। सेक्शन 36 जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई खास इसका कोई लिंक नहीं है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको चीज़ सिर्फ पता होनी चाहिए कि अगर कहीं किसी सवाल में डालना पड़ जाए इसको जवाब में, तो आप वो एक जुमला लिख सकें। सही है। एक होता है मैं बिल्कुल कटवा देता हूँ कि यार ये तो इसका आज के बाद नहीं पढ़ना, वो तो मतलब पढ़ना ही नहीं है। एक ही कह रहा हूँ समझ लो, क्योंकि उसमें से प्रोसेसेस वगैरह इस तरह, जैसे हमने पिछले सेक्शन पढ़ा था कि आर्टिकल का वो मेमोरेंडम जो है वो उसको जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को, फिर वो देखेगा रजिस्टर करेगा। तो ये अगर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें नहीं, और ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी नहीं है। आप रीड करेंगे, आप एक सेंटेंस में से बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, आओ इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द ऑप्शन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा मैं देखो एक चीज़ बता दूं ताकि सेक्शन आसान हो जाए। लॉ के एंड में ना उसने देखो मेमोरेंडम तो उसने बता दिया ये 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें किसी भी किताब कागज़ पे लिख दो, मेमोरेंडम बन गया। आर्टिकल्स में ना वो ना एक फॉर्मेट देता है आपको, जिसे कहते हैं टेबल है। लॉ के कोर्स के एंड में कह रहा हूँ, इसके एंड में, लॉ के एंड में, एक्ट के एंड में ये टेबल्स दिए हुए, टेबल है और इस तरह के मजीद टेबल्स दिए हुए। तो ये टेबल है क्या है, ये पूरा फॉर्मेट है ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है कि भाई लॉज आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, बस ये आपको ख्याल करना पड़ता है कि जो लिखा हुआ हो वो कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रहा हो किससे, कंपनीज एक्ट से। अब मुझे एक चीज़ बताइए, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन। मैं दो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर मेंबर्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। लॉ कहता है 50 होते हैं। आर्टिकल्स कहता है मेरे मैक्सिमम नंबर 48 हो सकते हैं, और एक जगह लिखता है मेरे मैक्सिमम नंबर 52 हो सकते हैं। इसमें से कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन है, कौन सी नहीं है, या कि क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है? 48 वाली क्यों नहीं है? बिल्कुल सही कहा, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? बिकॉज उसने मैक्सिमम की हद लगाई है, मिनिमम की हद नहीं लगाई, मैक्सिमम की हद लगाई, और इसको नहीं तोड़ सकते। सही है। अब लिस्टेड कंपनी के केस में कहता है कि मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 7 लिस्टेड। अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ। कहता है मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 7 होने चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर्स। आपके आर्टिकल में लिखा है मिनिमम कम से कम हम रखेंगे 5, एक जगह लिखा है कम से कम हम रखेंगे 9। कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन है, कौन सी नहीं है? 5 वाली कॉन्ट्राडिक्शन है, बिल्कुल सही। ये इसके बरक्स बात हो रही है। समझ में आ गया आप लोगों के? ये हमने लास्ट कंपनी में मारा था, ये 9 लिखाया हुआ था हमने आर्टिकल में, मैंने खुद देखा है। अब आओ, अब ये सेक्शन हम लोगों को बड़ी यूं समझ में आ जाएगा। इट इज द ऑप्शन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू गेट द आर्टिकल्स रजिस्टर्ड और अडॉप्ट टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट एज इट्स आर्टिकल। कह रहा है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास मर्जी है, या तो क्या करे, अपना खुद बना ले, या टेबल ए को एडॉप्ट कर ले। हमने खुद कब बनाती है? जब उसको लगता है कि चेंजेस के, जैसे हमारी कंपनी ने लास्ट टाइम जिस कंपनी में था फर्गूसन से पहले, उस कंपनी की एक और एसोसिएट कंपनी बनी थी, 49% शेयर होल्डिंग थी। तो उन्होंने अब जो उसमें 51% बाहर की शेयर होल्डिंग थी, तो बाहर वालों को टेबल ए नहीं चाहिए था, उन्होंने इसके अंदर चेंजेस कराई थी, अपना बनाया था, अपना टेबल ए बनाया था, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, उन्होंने अडॉप्ट नहीं कराया था। अच्छा, ये टेबल ए में होता क्या है, ये आर्टिकल में होता क्या? आर्टिकल में टेबल ए में सारी चीज़ें ही होती हैं, मीटिंग कब होगी, मतलब इस पर लॉ ही छपा हुआ होता है। टेबल ए में लॉ छपा हुआ है तकरीबन, सही है। मीटिंग कब होगी, डायरेक्टर्स, मॉर्गेज सेडेड सेक्शंस, ये वो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें उसमें उठा के, पूरा लॉ नहीं है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कंपनी के रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें उसके अंदर आई हुई होती है।
इसके बाद क्या कह रहा है, हाउएवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी। मतलब क्या हुआ इसका, ये तो हो गई किसकी बात, लिमिटेड बाय शेयर्स की। तीन तरह के स्टेटस होते हैं ना, लिमिटेड बाय गारंटी में कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का अब्दुल्ला, लिमिटेड बाय गारंटी और, हाँ अब्दुल्ला इसका क्या मतलब हुआ, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, क्लॉज का तुम भी सो रहे हो, वो तो सो ही रहा है। However, the registration of the articles of association is compulsory requirement for a company limited by guarantee and an unlimited company। इस जुमले का क्या मतलब हो, जल्दी से बताओ हसीब, अब तुम बताओगे, तुम ज़्यादा सो रहे हो। वो तो सो ही रहा है, नहीं छोड़ दो, तुम बताओ इसको कहाँ लिखा हुआ है हसीब। बताओ यासिर, तुम बताओ क्या मतलब है इसका। देखो इसका मतलब, देखो अब ये पढ़ लो एक दफा, जल्दी से पढ़ लो। तुम इंसान बन जाओ, पढ़ो। अभी भी नहीं मिल रहा इसको, भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, अब्दुल्ला अपना भी कर रहे हो। मेंशन करेंगे अमाउंट ऑफ शेयर, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो भाई, तुम लोग होश में हो। हाउएवर सेक्शन 36 का दूसरा पॉइंट, हसीब क्या हो गया, खुदा खौफ करो, 1 के बाद 2 नहीं, क्यों नीचे पढ़ लेते। हाउएवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, गारंटी और लिमिटेड, इसका क्या मतलब हुआ, कंपल्सरी का क्या मतलब हुआ, क्या रजिस्टर का क्या मतलब हुआ। टेबल ए को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अपना बनाना है आपको, इसका ये मतलब है। तुम तो उसका उर्दू तर्जुमा, लघुवी तर्जुमा कर रहे थे, सही है। मतलब क्या, लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ऑप्शन है, चाहे तो खुद बना ले अपना, चाहे तो टेबल ए को अडॉप्ट कर ले, लेकिन अनलिमिटेड और गारंटी लिमिटेड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपना ही बनाना है। द आर्टिकल्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोथ हैव अ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो बताएंगे शैल स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद व्हिच द कंपनी प्रोपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। अगर नीचे वाले जुमले में कह रहा है अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो नंबर ऑफ मेंबर्स बता देंगे जिससे कंपनी बनेगी। थर्ड और फोर्थ जुमलों में ये बात कही जा रही है। पांचवें में कह रहे थे आर्टिकल ऑफ एवरी कंपनी शैल लिस्ट एंड एनुमरेट द वोटिंग एंड अदर राइट्स अटैच्ड टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। सही है, वोटिंग राइट्स आप बताएंगे कि बाद वक्त क्लास ऑफ शेयर्स होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ सिर्फ बताने के लिए बता देता हूँ फॉर द सेक ऑफ के थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिल जाए। क्लास ए है, एक क्लास बी है। क्लासेस कब बनती हैं, जब कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। क्या आपकी क्लास यहाँ अलग हो रही है, ऑडिट की अलग हो रही है, आप दोनों को साथ क्यों नहीं बिठाया गया, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। वो अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप एक अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो दोनों में फर्क है। तो मेंबर्स में अगर कोई फर्क नहीं है, सबके पास वही वोटिंग राइट है, एक ही तरह की राइट्स है, तो कोई क्लास नहीं होगी। अगर आपने फर्क रखना है तो क्लास होगी। जैसे कि क्लास ए के पास वोटिंग राइट नहीं है, क्लास बी के पास है। डिविडेंड का दोनों के पास राइट है, बोनस का इनके पास है, इनके पास नहीं है। ये क्या आ रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अब रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा है, ऑर्डिनरी हो या स्पेशल हो, क्या इनको बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। उसमें कहा था एंटाइटल टू वोट, ये एंटाइटल टू वोट ही नहीं है, इनके पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है। सही है, मैंने उस वक्त कहा था ना कि क्लासेस होती हैं मल्टीपल, बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है क्लासेस हो, लेकिन लॉ इजाज़त देता है कि आप क्लास ऑफ शेयर्स रख सकते हैं। तो कह रहा अगर आपकी क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं तो आप ये सारी चीज़ें बता दें कि उनके पास क्या राइट हैं क्या नहीं है। सही है। अगला सेक्शन जो है बिल्कुल बेकार है, उसको आज के बाद ज़िंदगी में नहीं पढ़ना, बल्कि आज भी नहीं पढ़ेंगे हम। ये भाई ये जो मेमोरेंडम में बातें लिखी हुई थी कि साइंड हो, पैराग्राफ हो और ये हो वो डेटेड हो, ये सारी बातें ऑल्ट्रेशन से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 36 को एक दफ़ा रीड कर लो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। जल्दी से 36 पढ़ लो। ये टाइमिंग तो सही है ना, तुम लोगों को एतराज तो नहीं है ना? बुधे जुम्मा है, ये बेस्ट पॉसिबल था जो मैं कर सकता था। शाम में क्लास लेना बहुत रिस्की है। ये फॉर्म में ना काम स्टार्ट ही होता है 4 बजे, वो बीच में 5 बजे भागना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्लास पे तरवाल अटक रही होती है, किसी दिन लूँ किसी दिन ना लूँ, तो तुम लोगों का टाइम ज़ाया, आगे ख्वार हो गए।
तो इतवार भी तुम लोगों को नहीं आना, सही है, चलो जस्टिफाइड है। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया? यासिर तुम इससे वो तस्वीर लो, वो बड़ा मैंने स्केच जो बनवाया था लास्ट क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लेक्चर, ये तस्वीर तो ले लो ना, इससे तो पिक्चर ले लो, लेक्चर भी ले लो। उनसे बोलो भाई मुझे सर ने बोला कि लास्ट क्लास अगली क्लास से पहले सुन के आना, जो गुस्सा कर रहे थे, और मैं तो आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो है क्लास मेरी नहीं अटेंड हो सकी थी, तो आप जो है इसको प्लीज़ जो है मुझे ये लेक्चर जो है मुझे दे दें। बोल दो मैं एक सीरियस स्टूडेंट